हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चैट बॉक्स ललित, चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। पीछे दरवाजा बंद कर दो और 4 बजे एक बार खोल देना। एकत्रित होकर इकट्ठे रहेंगे, फिर आ जाएंगे, बार बार नहीं आएंगे, ठीक है? चैट लगा दिया? गुड आफ्टरनून। ऑफलाइन को, ऑनलाइन को, हाइब्रिड को, नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कौन है 6 आवर्स? गुड माफ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है यार, रिपोर्ट आ गया, सब परफेक्ट है। राधे राधे, जय राधे राधे। जिनको भी क्वेश्चन करना है, गुड आफ्टरनून भले ना हो, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ जाए। पहले भी मैंने कहा था कि क्लास के पहले बीच में आप क्लास पढ़ें, क्लास के बाद आप नोट डाउन करें कि क्या क्वेश्चन पूछना है, और नेक्स्ट क्लास में आप गुड इवनिंग के समय में स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल दें। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, एक बच्चे ने लिखा आंसर कैसे लिखूं। बच्चा आंसर कैसे लिखूं के लिए आपके केजीएस के ऐप पे, यूट्यूब पे मैंने एक क्लास डाल रखा है। केजीएस के यूट्यूब पे मैंने एक क्लास डाल रखा है। यूपीएससी के एग्जाम में जो 20-25 वर्ड यूज किए जाते हैं, इवेलुएट, एग्जामिन, अकाउंट फॉर, एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, इसका क्या मतलब होता है और क्या आंसर की फ्रेमिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो 80% क्वेश्चन लिखने का आइडिया आपको मिल जाएगा। उस क्लास को पहले कर लीजिए। बच्चा, मैं आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, लेकिन सामने में 500 बच्चे बैठे हैं, इसलिए उनको भी देखना है। तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के टुकुर टुकुर देखता रहूं, ये संभव नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा है कि जब तक क्लास चले तब तक मैं आपको नहीं देखूं, मैं आपके स्क्रीन को नहीं देखूं, आप मुझे देखें और आप मेरे स्क्रीन को देखें। अगले दिन क्लास के शुरू में आप क्वेश्चन लिखे रहें और अपने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दे जो मेरी नजर में आ जाए। उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा जो पीछे क्लास बीत चुका है, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा जो आगे के 1-2 क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि वो आगे ऑलरेडी मिल जाएगा तो उसको देने की जरूरत नहीं है। तो आप आंसर डाल दिया करो, ठीक है? कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं, तो बच्चा, 1 तो 2 घंटे का क्लास मैं डबल किया हूं, क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, एक का प्रश्न का उत्तर दूंगा तो न्याय कहता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी ने पैसा दिया है, और सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो फिर क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये ऑफलाइन के साथ है, ऑनलाइन के साथ तो और पॉसिबल नहीं होगा। सोचो आप लोग, मुझे लग रहा 20-25 हजार हो, पता नहीं कितने हो, तो पॉसिबल नहीं है। मैं खुद कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा प्रश्न आपके मन में न आए, सिलेबस को मैक्सिमाइज करके मैं पढ़ा दूं। फिर भी आपको जो पढ़ा चुका हूं उस पर डाउट हो तो आप क्वेश्चन लिखते जाओ। और मैं ऑफलाइन के लिए भी कहता हूं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता, मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, या बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसपे आने वाले समय में मुझे उत्तर देना है। तो एक मानव स्वभाव है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहा हूं, तो कुछ बच्चे फोकस्ड रहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है, बट कुछ बच्चे की उत्सुकता रहती है एट द सेम टाइम फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा। वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि धैर्य रखें, पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, वहां के बारे में सारी बात बताएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर के बारे में प्रश्न ना पूछे, मतलब है कि जो अभी तक मैं नहीं पढ़ाया हूं उसके बारे में प्रश्न ना पूछे, वो चीजें आगे ऑलमोस्ट आएगा जो आपके सिलेबस में होगा, ठीक है? क्या क्या डाल दिया है भैया? यहीं तक हम लोगों ने सही हूं? जैसे 3:45 है तो 1 मिनट अधिक तक, 4 बज मतलब 3 बज के 46, 47, 48 मिनट तक के बाद दरवाजा बंद कर दीजिए, और फिर 15 मिनट बाद एक बार खोल दीजिएगा, ताकि एक जगह एकत्रित रहेंगे, एक साथ बच्चे अंदर आ जाएंगे। नहीं तो आपका यहां से होता है दरवाजा तो दिक्कत नहीं होती है, बच्चे धीरे से घुस के कहीं साइड में बैठ जाते हैं, मैं सामने देख रहा होता हूं, वहां से घुसते हैं, चलते हैं, तो सीधे ध्यान उन्हीं के ऊपर
जाता है। अति संवेदनशील वर्ग जनजाति, बेसिक इनके बारे में हम लोग परिभाषा से चीजें जुड़ गए। इनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों अति संवेदनशील वर्ग है, तो इनकी कहानी को भी हम लोगों ने देखा कि ऐसे ये ऑलरेडी पिछड़ा समुदाय है जो विकास क्रम में पीछे रह गया। ऊपर से औपनिवेशिक शासनकाल में इनके क्षेत्र में महाजन पहुंच गए, ईसाई मिशनरियां पहुंच गई, इनका पर संस्कृति ग्रहण हुआ, मतलब इन्होंने दूसरे की संस्कृति को ग्रहण किया, इनका अपना सांस्कृतिक विखंडन हुआ। इसके अलावा और कई रूपों में इनका शोषण हुआ, इनकी जमीनें दूसरों के द्वारा ले ली गई और ये धीरे धीरे गरीबी, ऋणग्रस्तता और तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। इनकी प्रमुख समस्याओं की एक लिस्ट हमने पिछले क्लास में बनाई थी और इसी के कंटेस्ट में हम लोगों ने कहा था कि ये आपका पीडीएफ नोट्स होगा, जो पीडीएफ नोट्स मैं दूंगा। बट मैं एक बार सामने इंट्रोडक्शन भी मैंने दिखा दिया था कि जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग है, जिनको पिछड़ा समुदाय माना जाता है और पिछड़ा समुदाय के रूप में भारत का यह जनजातीय समुदाय कई समस्याओं से ग्रसित रहा है। पहली, निरक्षरता और अशिक्षा की समस्या, क्योंकि शुरू से पिछड़ा है तो यहां पर मुख्य समाज की तुलना में साक्षरता दर ऑलरेडी कम ही रहेगा। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि आज के डेट में जहां जहां ईसाई मिशनरियों का एंट्री हुआ वहां वहां साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। जहां जहां ईसाई मिशनरियों का एंट्री हुआ है वहां साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल कम्युनिटी में साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। मिजोरम तो केरल के बाद भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, मैं सही हूं ना? वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी है और सारे के सारे ट्राइब्स जो है वो ऑलमोस्ट ईसाई है। मिजो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है और सभी ईसाई है। उसी तरह से नागालैंड, उसी तरह से मेघालय। बट बाकी क्षेत्रों में अगर हम जनजातियों की बात करें तो वो हिंदू समाज के ऊंची जाति के लोगों की तुलना में वहां पर निरक्षरता दर बहुत ही कम है। जनगणना 2011 के अनुसार ओवर, मैंने पीछे के लाइन में लिखवाया है कि भारत में सर्वाधिक जनजातियां बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक का मतलब जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि हाथी दुबला भी होता है ना, तो वो चूहा से बलवड़ा ही होगा और चूहा कितना भी मोटा हो जाएगा तो हाथी से पतला ही होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य छोटे छोटे हैं, जंगल पहाड़ है, डेंस पॉपुलेशन है, तो वहां 100% भी ट्राइबल कम्युनिटी होगी तो पॉपुलेशन के लेवल पर उनकी संख्या बहुत ही कम होगी और बड़े राज्यों में कम प्रतिशत भी होगा तो संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैंने कहा था, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ये सभी है जहां पर जनजातीय प्रतिशत ज्यादा है। इसलिए ओवरऑल अगर हम जनजातियों की बात करें तो इनमें निरक्षरता दर 2011 में 41% था, जबकि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखा जाए तो इनमें भी 27% होना चाहिए। ये एक मोटा मोटी है। अब इनमें निरक्षरता है या अशिक्षा है, तो इस अशिक्षा के कारण मैंने क्या किया है कि इस अशिक्षा या निरक्षरता से जो समस्याएं उभर कर सामने आती उसकी भी वहीं पर साथ साथ चर्चा कर दी है, ताकि एक कंपैक्ट कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे कि निरक्षर होगी जनजातियां, अशिक्षित होगी जनजातियां तो कई समस्याओं का उभार होगा। इनमें अन्य विभिन्न समस्याओं का उद्भव, जानकारी नहीं होने से ये विकास के लाभों से वंचित, जागरूकता के अभाव के कारण इनका साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा शोषण, मानव संसाधन के रूप में इनका समुचित विकास नहीं हो पाना, जिससे इनका कई विकास के अवसरों से वंचित हो जाना। और इनमें क्योंकि निरक्षर है, अशिक्षित है, तो बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी रूढ़ी मान्यताएं इनमें रहेगी, फलतः इनका विकास दुष्प्रभावित होगा। समझ में आ रहा? तो निरक्षरता और अशिक्षा से जो भी इनके ऊपर दुष्प्रभाव है, हम चाहे तो थोड़ा सा स्मार्टली लिख सकते हैं। उसी तरीके से गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, कहीं ना कहीं निरक्षरता भी गरीबी का कारण है और गरीबी भी निरक्षरता का कारण है। गरीबी के कारण पढ़ लिख नहीं पाए, कमाने में ही लगे रह गए और शुरू से अनपढ़ थे ही, तो गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या, फलतः इनमें बंधुआ मजदूरी की समस्या और इनका भूमि से अलगाव, क्योंकि कर्ज लिए महाजनों ने कम पैसा देकर ब्याज पे ब्याज लगाकर इनकी जमीनें हथिया ली, हड़प ली, लिखवा ली और ये अपने ही क्षेत्र में भूमि से वंचित होते चले गए। इनमें भूखमरी और कुपोषण गरीबी के कारण, फलतः ये विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते चले गए। जनजातीय महिलाओं में वेश्यावृत्ति और यौन संबंधी बीमारियों का उद्भव, क्योंकि ये गरीबी में वेश्यावृत्ति के लिए विवश होना इनको पड़ा और कई जनजातियों ने तो यही पेशा अपना लिया। नक्सलीकरण और अपराध की समस्या, हाल में जनजातियों में जहां जहां गरीबी रही, नक्सलवाद का उभार वहीं पर हुआ, चलेगा। भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्या। भूमि अलगाव शब्द जनरली एक व्यापक अवधारणा है, जहां जनजातियों की भूमि उनके हाथों से छीन जाती है, वो एलिनेटेड हो जाते हैं। अंग्रेजी शासन काल में और उसके बाद भी कुछ दिनों तक जनजातियों की भूमि गैर जनजातियों के द्वारा निरंतर खरीदी जाती रही और जनजातीय राज्यों में उनकी भूमि गैर जनजातियों के पास सिमटती चली गई। आज झारखंड में जाकर देखोगे, रांची, जमशेदपुर, जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पर बड़े बड़े जो लोग हैं पैसे वाले, वो सब गैर जनजाति लोग हैं, जो उन्हीं की जमीनों को खरीदकर वहां पर बहुत अमीर और पैसे वाले बन गए हैं। ढेर सारी जमीनें उनके पास है। बाद में कानून बना करके उनकी जमीनों को गैर जनजातियों को हस्तांतरित होने से रोका गया, लेकिन कई कानून में लूप होल्स निकालकर, जैसे गैर जनजातियों का जनजाति किसी भी जनजाति की जमीन को इन क्षेत्रों में नहीं खरीद सकता, लेकिन कोई सोसाइटी अगर चाहे तो खरीद सकती है। मैं गैर जनजाति हूं, मैंने एक सोसाइटी रजिस्टर करा लिया और अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी साला, अपनी साली, 7 मेंबर को उसी का सोसाइटी का मेंबर बना करके प्रॉपर सोसाइटी लीगल कर दिया और उस सोसाइटी के नाम से किसी जनजाति की जमीन को खरीद लिया। तो इस तरीके से गड़बड़ियां करके लोग किसी न किसी रूप में कम हुआ है, बट जनजातियां अपनी भूमि से विलगित होती चली गई है, एक तरीका। दूसरा, आजादी के बाद से ही जब विकास योजनाएं शुरू की गई
तो विकास योजनाएं खास करके शुरू में नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। ये बहुदेशीय विकास परियोजना थी जो जंगलों और पहाड़ों में ही, खास करके पहाड़ों में शुरू की गई जहां जनजातियां रहती थी। और इससे जो विस्थापन हुआ वो सारी की सारी वनवासियों का हुआ, पहाड़ पे रहने वाले लोगों का हुआ, जनजातियों का हुआ। तो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन ने भी इनको इनकी जमीन से अलग किया। तो मैंने यहां दे दिया है भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्या। फलतः भूमि नहीं होने पर, एक कृषि मजदूर बनने पर भी बस 1961 का एक डेटा था जिसमें 20% कुल ट्राइबल पॉपुलेशन का 20% जो जनजातियां थी वो कृषि मजदूर के रूप में थी। और 2011 का जो डेटा आया उसमें कुल जनजातियों का 44.8% जो जनजातियां हैं वो कृषि मजदूर के रूप में तब्दील हो चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि उनका सर्वहाराकरण बढ़ा है, उनका मजदूरकरण बढ़ा है, वो मजदूर बनने पर विवश हुए। विकास परियोजनाओं के कारण या योजनाओं के कारण इनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है, इनका विस्थापन हुआ है, लेकिन इनको समुचित पुनर्वास नहीं हुआ, समुचित मुआवजा किसी न किसी रूप में नहीं दिया गया। फलतः ये ऑलरेडी कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होती चली गई। यहां मैंने एक डेटा दे दिया है कि कुल विस्थापन का 55% ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट रहा है इंडिया में। इनका प्रवास के लिए विवश होना, ये गरीबी या इनका विस्थापन और इनकी जमीनें जब छीन ली गई तो दूसरे शहर में ये नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए चले गए। इनमें गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि, जमीन से अलगाव होने से गरीबी और ऋणग्रस्तता भी बढ़ी है। इनमें तनाव और कुंठा का उद्भव चलेगा और यही तनाव कुंठा इन्हें नक्सली बना देता है, गुस्से में कुछ भी करने के लिए विवश करता है। सांस्कृतिक क्षरण एवं विलुप्तता की समस्या, जितनी तेजी से ये बाह्य समाज के संपर्क में आए तो उतने समझदार नहीं थे। जब शिक्षा का स्तर बच्चा उच्च हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कैपरीज पहनकर, टी शर्ट पहनकर, वारमूडा पहनकर, कान में वो लगाकर, हाथ में बर्गर लेकर, कोका कोला का बोतल लेकर खाना और पोसीतो पोसीतो गाना, ये आधुनिकता नहीं है। जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो आधुनिकता का मतलब समझ में आ जाता है। आधुनिकता आपकी सोच है, एक तार्किक सोच, एक वैज्ञानिक सोच, एक मानवतावादी सोच, जहां आप स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को एसिमिलेट कर चुके। आधुनिक बनने के लिए धोती खोलना जरूरी नहीं है। धोती कुर्ता पहनकर, चावल दाल चोखा खाकर एक व्यक्ति आधुनिक बन सकता है। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं, चावल दाल चोखा खाते हैं और हमारा बेटा या बेटी कहता है कि पापा हम लव मैरिज करना चाहते हैं और हम उन्हें वेलकम करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हम आधुनिक हैं। और हम बारमूडा पहन के, टी शर्ट पहन के भल लाख अंग्रेजी गाना सुने और अगर हमारी बहन, हमारी बेटी कहती है कि हम किसी अन्य जाति के लड़के से प्यार करते हैं और हम तलवार निकाल के काटने चल दिए, तो हम आधुनिक नहीं है। हमारी सोच आधुनिक नहीं है, हमारी सोच रूढ़ है। हम स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह की आधुनिकता को हम लोगों के विषय में इंडियन सोसाइटी में मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, ये टॉपिक छद्म आधुनिकता कहते हैं, सूडो मॉडर्निज्म कहते हैं। ठीक है। और जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं बच्चा, जहां साक्षरता दर ज्यादा है, आप पाओगे कि वहां पर लोगों ने अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। साउथ इंडिया में लोग सफेद वाली लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टीका लगाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक को पढ़ाते हैं। अमेरिका और यूरोप में उसी ड्रेस में जाकर सेमिनार में धड़ल्ले से भाग भी लेते हैं, लेक्चर भी देते हैं। और जहां साक्षरता दर कम है वहां हमें अपना ड्रेस इमीडिएट खोलकर उनकी जीवन शैली, पश्चिमी जीवन शैली को अपनाकर हम अपने को आधुनिक समझने का प्रयास करते हैं, आधुनिक दिखने दिखाने का प्रयास करते हैं, बट टेक्निकली हम आधुनिक नहीं है। समझ में आ चुका है। तो इनमें जब साक्षरता दर कम था, निरक्षरता थी, तो इन्होंने पश्चिमी संस्कृति को बड़ी तेजी से अपनाया। इसलिए आप देखोगे कि फैशन जब स्प्रेड करता है तो सबसे पहले गरीब जातियों के, निरक्षर लोगों के मोहल्ले में जाता और उस फैशन को सबसे पहले वहां अडॉप्ट किया जाता। पूरा स्टाइल मार के सबसे पहले चलेंगे। आमिर खान का हेयर स्टाइल चला तो सबसे पहले वहीं के लोगों ने उस स्टाइल में अपने बाल को बनवाया। तो इनमें निरक्षरता ने, अशिक्षा के ने इनको अन्यों की संस्कृति को ग्रहण करने के लिए विवश किया। परिणामतः ये अपनी संस्कृति छोड़ते चले गए और इनका सांस्कृतिक विखंडन, सांस्कृतिक क्षरण की समस्या उभर कर सामने। और धीरे धीरे ये विलुप्त होते भी चले गए। कुछ जगहों पर ये जनजातियों में विलुप्तता की समस्या भी उभर कर सामने आई। अब विलुप्त हो जाएं तो क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं कि विविधता बनी रहे और वो भारत में एकजुट हो। भारत सरकार विविधता को बनाए रखने पर बल देती है, इसलिए भारत सरकार उनकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने पर, हर समुदाय की संस्कृति को संरक्षण प्रदान पर बल देती है। इसलिए अगर वो आधुनिक बनने के चक्कर में, पश्चिमी बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति को बिल्कुल छोड़ दे, खत्म हो जाए, शहरों में चले जाएं, ये विलुप्तता है और सरकार इनको रोकने का प्रयास कर रही है। नहीं चाहती है कि ये विलुप्त हो, नहीं चाहती है कि यह संस्कृति का इनका क्षरण हो, क्योंकि यही डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। इस टॉपिक पर इंडियन सोसाइटी में मैंने व्यापक रूप से आप लोगों को, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मैंने पढ़ाया। ठीक, तो इनमें पहचान, विलुप्तता की समस्या, रिजल्ट इनमें पहचान का संकट। ये शब्द मैंने इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक यहां हमको ये बोलने का मौका नहीं मिला है ना, अभी तक नहीं दे रहा हूं।
एक वर्ड आजकल काफी यूज किया जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान, पहचान का मतलब होता है स्वयं को जान जाना ही पहचान है। हम कौन हैं ये यदि हम जान गए तो यही हमारी पहचान है। और हम कौन हैं ये हम जानते कैसे, ये हमें समाज बताता है। जब हम समाज के संपर्क में जाते हैं तो समाज हमें बताता है तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, मार के आओ, डर के चले आए लड़कियों की तरह, क्या लड़कों की तरह घूम रही हो, घर में रहो, शर्म करो। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा जेंडर आइडेंटिटी को इंजेक्ट किया जाता है हमारे अंदर, लैंगिक पहचान को इंजेक्ट किया जाता है हमारे अंदर, दलित पहचान को इंजेक्ट किया जाता है हमारे। बाबा है प्रणाम कर, बचपन से ही माँ बाप उनको सिखाते हैं बाबा है प्रणाम कर, दूर रह नहीं तो अपवित्र हो जाएंगे, आदि आदि, जिससे हर व्यक्ति में उनकी अपनी पहचान, उनको पता चलता है कि वो कौन है, उनकी क्या पहचान है। चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे वो दलित आइडेंटिटी हो, चाहे वो ट्राइबल आइडेंटिटी हो, कुछ भी, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटी हो। हम भारतीय हैं तो हम भारतीय हैं, इसके लिए हमारी कुछ अपनी पहचान है, हमारी कुछ कल्चरल ट्रेट्स हैं जिनके आधार पर हम अन्यों से अपने को अलग करते हैं। राइट, यहां तक ठीक है। जब 1960-70 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, दुनिया के देशों का आर्थिक संबंध फिर से विश्व के देशों के साथ स्थापित हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, बिजनेस व्यापार नौकरी करने दूसरे देश में लोग जाने लगे, संचार साधनों का विकास हुआ, तो आर्थिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक संबंधों का भी वैश्विक विस्तार हुआ, सांस्कृतिक संबंधों का भी वैश्विक विस्तार हुआ, और हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। बट टेक्निकली देखोगे बच्चा तो वैश्वीकरण में वैश्विक संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ। गौर से आप देखोगे तो वैश्वीकरण में पश्चिमीकरण हुआ। अगर हम यूं कहें कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वेस्टर्न मोड ऑफ इकोनॉमी, पश्चिम का इकोनॉमिक तरीका क्या है, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट। तो वेस्टर्न मोड ऑफ इकोनॉमी का वैश्विक विस्तार हुआ, यानी दुनिया के देशों ने पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। एग्री हो? गौर से देखो तो सभी भाषा का वैश्वीकरण नहीं हुआ, अंग्रेजी भाषा का वैश्वीकरण हुआ। दुनिया के देशों ने धीरे धीरे अंग्रेजी को अपनाया, अंग्रेजी ज्यादा फैला हमारी अपनी भाषा की तुलना में। फ्रेंच भी सीख रहे हैं हमारे जेएनयू में, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर जगहों पर, हर यूनिवर्सिटी में फ्रेंच सभी विषय, एक स्पेनिश पढ़ाया जाता है, लेकिन ज्यादातर फैलाव अंग्रेजी का। हमारा धोती कुर्ता भी फैला, हमारा डोसा समोसा भी फैला, लेकिन जितना उनका बर्गर आया, पिज्जा आया, कोका कोला आया, या जितना उनका वाला ड्रेस आया, जितनी उनकी संस्कृति का फैलाव हुआ उतना हमारी नहीं हुआ। सो यू कैन से, कुछ लोग कहते हैं, क्रिटिकल लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार का वेस्टर्नाइजेशन रहा, पश्चिमीकरण रहा, और धीरे धीरे हम सभी पश्चिमीकृत होते चले गए। 80-90 के दशक तक आते आते कुछ हमारे स्कॉलर हैं बड़े बड़े जो विश्व स्तर के विद्वान हैं, हटिंगटन एक नाम है बच्चा, जिन्होंने किताब लिखी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर फुकुयामा, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, एंथोनी गिडन्स, कई लोगों ने इस पर लिखी है। ये कहते हैं कि 70-80 के दशक तक जाते जाते हम अचानक जब आईना के सामने खड़े हुए तो प्रश्न उठा कि हम हैं कौन? इंडियन? कहीं से भी नहीं, क्योंकि हम तो अपना धोती कुर्ता ड्रेस वेशभूषा संस्कृति कब का छोड़ चुके और उनके वाले को अपना लिए हैं। यूरोपीय लोग, ये भी नहीं है, मतलब हम धोबी का कुत्ता बन गए हैं, न घर के रहे न घाट के रहे। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब समझ में आ गया होगा, पहचान का संकट। क्योंकि जो हमारी पहचान थी पर संस्कृति ग्रहण, दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करने, पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करने के चक्कर में मैंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो दिया, छोड़ दिया, और इसका जब एहसास हुआ ये क्राइसिस रहा हमारे। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया के सभी समाजों में एक रिवोल्ट दिखाई देता है, एक प्रतिक्रिया दिखाई देता है, क्योंकि जब हमें एहसास हुआ, सब वेस्टर्नाइज हो गए, यहां पर कुछ अभी भी धोती कुर्ता वाले हैं, 80% वेस्टर्नाइज हो गए हैं, बट सारे आईने के सामने नहीं खड़े हुए, उसी में से 5-10% जब आईना के सामने खड़े हुए तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होगी ना। और जब क्राइसिस हुई तो उन्होंने फिर से अपनी पहचान को एस्टेब्लिश करने का, अब वो क्या करेंगे इसके लिए, अपनी फिर से परंपरागत मान्यताओं को अपनाना शुरू करेंगे, और अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर से परंपरागत मान्यताएं, परंपरागत तौर तरीका, ये सारी चीजों को अपनाने लगे। उनको अब लगने लगा, वो थोड़ा पहले जाग गए तो उनको लगने लगा कि इस प्रक्रिया में तो हमारी अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपना संगठन बना लिया, संगठन बनाकर हर जगह कहने लगे कि हमारी संस्कृति महान, हमारी परंपरा महान, हमारी संस्कृति को बचाए रखो। कई जगहों पर तो दूसरे की संस्कृति को अपनाने वाले का विरोध करना शुरू किया। ये काट वैलेंटाइन डे मनाता है, इसका बाल छील डालो, सुना होगा आपने। कई जगहों पर वैलेंटाइन डे मनाने वालों को कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने मुंडन कर दिया। हेलो, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा, ये केवल इंडिया में नहीं हुआ, ऐसे संगठन केवल इंडिया में नहीं रहे, पूरे दुनिया में इस तरह के संगठनों का उभार। पश्चिम एशिया में भी हुआ। तालिबान कहते हैं आज भी हमारी संस्कृति
यही है पहचान का संकट, याद रहेगा। और जब पहचान का संकट हुआ और जब फिर से हम अपनी पहचान को स्थापित करने लगे तो हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान को जोड़ने लगे। और जब हम अपना नया पश्चिमी ड्रेस, खान पान, वेशभूषा को छोड़कर और अपने फिर से परंपरागत मान्यताओं को अपनाने गए और बक्सा में घुस के परंपराओं को निकाले, तो परंपरा जितनी भी थी, चाहे वो वेशभूषा हो, रीति रिवाज हो, खान पान हो, सब धर्म से लथपथ थी, क्योंकि हमारा परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था। इसलिए जो भी हमने मान्यताओं को बाहर निकाल के अपनाया, साथ में धर्म भी फिर से चली आई। इसलिए आप देखोगे दुनिया में वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव स्वरूप धर्म का प्रभाव कमजोर होता है, लेकिन 70, 80, 90 के बाद फिर से धर्म प्रचलन में आ जाता है। इसके लिए हमारे विद्वान एक वर्ड देते हैं, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, यहां थोड़ी चर्चा किया हूं क्योंकि आधा क्लास जो हमारा है वो इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा है। इसको हम कहते हैं धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, धर्म का फिर से प्रचलन में आ जाना। और जब धर्म का फिर से प्रचलन में आ जाना तो नेता लोगों द्वारा धर्म के आधार पर राजनीति करना शुरू करना, बिजनेसमैन धर्म को बेचना शुरू कर दिया, उसने और पैकेजिंग अच्छी कर दी धर्म के साथ, तो धर्म और पॉपुलर होता चला गया, लोकप्रिय होता चला गया, प्रचलन में आता चला गया। और फिर से छठ बिहार से चला है और पूरे भारत में मनाया जा रहा। गणपति बप्पा अभी खत्म हुआ है, महाराष्ट्र ही नहीं, अब हमारे अगल बगल सब गणपति बप्पा को रख रहे हैं और मना रहे हैं। कांवरियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैष्णो देवी जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, केदारनाथ जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, धर्म फिर से प्रचलन में बढ़ता चला जा। और यही नहीं, वैश्वीकरण ने कंपटीशन को भी जन्म दे दिया। इतने तरह के मोबाइल आ गए हैं, फिर भी सब मोबाइल के लिए व्याकुल हो। इतनी गाड़ियां आ गई है कि सब गाड़ी के लिए और अच्छा होता, और अच्छा वाला, और अच्छा वाला, और अच्छा वाला। फ्लैट है मेरे पास, अभी मैंने 50 लाख लगा करके बढ़िया बनवाया, दोस्त के यहां गया, देखा और शानदार फ्लैट, मन मसक के रह गया कि और मेरा भी अच्छा होता। मेरे पास पैसा बहुत है, तोड़वा दिया। मैंने भी मार्बल लगाया था फर्श में, लेकिन दोस्त तो इटालियन मार्बल लगवाया था, हमने फिर से इटालियन मार्बल लगवाया और वहां पर फिर ऐसा आप लोगों ने देखा है, बहुत से लोग करते हैं। तो इन सारी घटनाओं ने क्या किया, धन के महत्व को बढ़ा दिया। कंसेप्ट को समझो तो सब जुड़े हुए हैं बच्चा, धन के महत्व को बढ़ा दिया, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। और जब पैसा इंपॉर्टेंट हो गया तो पैसा पाने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। पैसा पाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो इस प्रतिस्पर्धा ने एथनिक आधारों को अपनाने पर जोर दिया। हम हिंदू तो लोग मुस्लिम, हम मुस्लिम तुम लोग हिंदू, इस रूप में लोग अपनी पहचान को स्थापित करने लगे और अन्यों से प्रतिस्पर्धा भी करने लगे। इस घटना को हम कहते हैं निर्जातीयता। वैश्वीकरण ने पहचान के संकट को जन्म दिया, क्लियर है कंसेप्ट। और पहचान के संकट के परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया में निर्जातीयता बढ़ी है। निर्जातीयता का मतलब धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर वी फीलिंग और दे फीलिंग का भाव। वी फीलिंग वो फीलिंग है जहां हम अन्यों से अपने को जोड़ते हैं, हमारा देश। आई फीलिंग वो फीलिंग है जहां हम अन्यों से अपने को अलग करके अकेले, मेरा 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 मेरा, मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरा। आई फीलिंग व्यक्तिवादिता को परिलक्षित करता है, वी फीलिंग सामूहिकता की धारणा को परिलक्षित करता है। तो आई फीलिंग और वी फीलिंग, हम, हमारा, और दे फीलिंग इसमें एक और आ गया, जहां हम अन्यों से अपने को अलग करते हैं और धीरे धीरे वो निगेटिविटी में तब्दील होती चली जाती है। वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट ने निर्जातीयता को जन्म दिया है। समाज अलग अलग निर्जाति समूहों के रूप में विभक्त होता जा रहा है और यह बढ़ती निर्जातीयता ने निर्जातीय संघर्ष को जन्म दिया है। शिया सुन्नी संघर्ष बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा है, गारो खासी संघर्ष बढ़ा है, नागा कुकी संघर्ष बढ़ा है। हर जगह पर यह संघर्ष, थोड़ा सा एक ब्लॉक था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, दिमाग में रहे, बीच बीच में अगर ये आता है तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निर्जातीयता अगर धर्म के आधार पर ये हो तो धार्मिक निर्जातीयता, भाषा के आधार पर हो तो भाषाई निर्जातीयता, जनजाति या संस्कृति के आधार पर हो तो जनजातीय निर्जातीयता, सांस्कृतिक निर्जातीयता। हम गारो तू लोग खासी, ये जनजातीय निर्जातीयता। हम हिंदू तुम लोग मुस्लिम, ये धार्मिक निर्जातीयता। हम शिया तुम लोग सुन्नी, ये धार्मिक निर्जातीयता। यही है जनजातीय निर्जातीयता में, इनमें पहचान का संकट, क्लियर है। क्योंकि जब इनकी संस्कृति का क्षरण हुआ, ये दूसरी संस्कृति को अपना लिए, तो फिर इनमें पहचान का संकट बढ़कर सामने आया। जनजातीय निर्जातीयता में वृद्धि हुई और निर्जातीय संघर्ष और उग्रवाद का उद्भव हुआ। जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैं वहां पढ़ाता हूं, मैं 3 बार आपसे मिलूंगा, ठीक है, तो 3 बार में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वहां पर नॉर्थ ईस्ट जब मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, वहां पर आज देखोगे उग्रवाद बहुत तेजी से बढ़ा है और हर उग्रवाद के पीछे जनजातीय निर्जातीयता। गारो खासी लड़ रहे हैं मेघालय में, उत्तरी मणिपुर में नागा और कुकी लड़ रहे हैं, मणिपुर में मेतेई और नागा कुकी जनजातियां, इनका एक अलग टकराव है।
मिजोरम में मिजो और बाकी जनजातियां जो बहुत कम संख्या में है वो अलग लड़ रही है। यहां तक कि नागा में भी, नागा एक अम्ब्रेला ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, बट उसमें भी कई कैटेगरी है। अंगमी नागा अलग है, सेमा नागा अलग है, रिंगमा नागा अलग है, कोयनाक नागा अलग है। ये आपस में लड़ रहे हैं, हम रिंगमा तू सेमा है यार। ये नॉर्थ ईस्ट दूर की बात है, हमारे बच्चे झारखंड के बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। झारखंड में भी पहली लड़ाई किस आधार पर हुई? हम जनजाति और बाकी गैर जनजाति। ये बिहार से आके सारे गैर जनजाति हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। हम जनजातियों के लिए एक अलग राज्य होना, 2000 में बिहार को काटकर एक झारखंड राज्य बनाया गया। अब वहां पर एक जनजाति बिरहोर है, उनकी संख्या कम है। लोकतंत्र में वो सत्ता में होता है जिनकी संख्या ज्यादा होती है, तो उनको लगता है कि झारखंड की सत्ता पर संथाल और उरांव कब्जा किए हुए, और हम बिरहोरों को तो कुछ देते ही नहीं है, हम बेचारे हैं। अब संथाल, उरांव और बिरहोरों में एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उभर कर, तो ये हर जगह है बच्चा, ध्यान में रहेगा। विलुप्त होती, तो यही मैंने लिखा है, जनजातीय निर्जातीयता में वृद्धि, फलतः निर्जातीय संघर्ष और उग्रवाद का उद्भव। विलुप्त होती जनजातियों, जैसे सैंपेन की संख्या हो गई है 214, जारवा की संख्या हो गई है 200, ये अंडमान निकोबार की जातियां हैं। उंग 97 हो गई है, सेंटलीज 80 हो गई है, ग्रेट अंडमानी की संख्या घट करके 26 हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही है, और ये सरकार के लिए चिंता का विषय। सरकार इनको पूरा संरक्षित करने में लगी हुई है, के कारण भारतीय विविधता को खतरा। ठीक है, धर्मांतरण की समस्या, ये भी एक समस्या है। इस समस्या का रिजल्ट क्या है भाई? इनका सांस्कृतिक चरण होता है। जब एक जनजाति अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाती है, तो फिर उनकी संस्कृति को ग्रहण करती है और इनका अपना संस्कृति खत्म होता है। इनमें पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है कई जगहों पर, और इनमें सांप्रदायिकता का भी उद्भव हुआ है, क्योंकि कुछ हिंदू कहते हैं कि घर वापसी, आजा वापस, और दूसरे के विरोध में कुछ कट्टरपंथी लोग गतिविधि को अंजाम देते हैं, जिसने सांप्रदायिकता को भी संभव बनाया है। क्लियर है? जनजातीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी एक डायमेंशन मैंने खींचा है, बट कारण नहीं दिखा, बट मैं इतना समझा चुका हूं। दो तरह के कारणों की हम चर्चा करेंगे। एक वो जो अंग्रेजी शासनकाल में, अंग्रेज इनके क्षेत्र में घुसे, महाजन इनके क्षेत्र में घुसे, और महाजनों ने इनका आर्थिक शोषण किया, और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप ढेर सारी समस्याओं का तो ईसाई मिशनरियां घुसी और उन्होंने इनका ईसाईकरण किया और इनकी संस्कृति का चरण किया। तो ये मुख्य कारण। अंग्रेजों की भी नीति इनके विकास की, इनके बचाव की नहीं रही। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की दो नीति जनजातियों के बारे में रही। कल मैंने भी नाम लिया था, आज भी नाम लूंगा, बाद में पढ़ाऊंगा जगह पर। आइसोलेशन एसिमिलेशन पॉलिसी और आइसोलेशन पॉलिसी। ठीक है, और ये दोनों ही नीतियां जनजातियों के अनुकूल नहीं रही, दोनों ही नीतियों ने जनजातियों को नुकसान पहुंचाया। और दूसरा कारण स्वतंत्रता काल से, स्वतंत्रता के बाद जो हमारे कारण रहे, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमने उनकी सभी समस्याओं को दूर करने का वादा किया था और प्रयास किए, संविधान के द्वारा प्रयास किए, कानून के द्वारा प्रयास किए, विकास नीति बनाई, योजना बनाया और उनका प्रयास शुरू किया, शिक्षा का विकास, कौशल, तमाम तरह के। फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से क्यों दूर रहे? जो कारण है, ये कारण हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? वहां जगह जगह हमें कारण लिखते हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कारण भी पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं। अब एक बड़ा सा हेडिंग डालिए, असली टॉपिक हम लोगों का ही है, जनजातीय समस्या के समाधान हेतु किए गए योजनागत प्रयास, है ना, और संवैधानिक और वैधानिक निकाय आदि आदि। इन प्रयासों को हम 3 भागों में बांट देंगे, लिख दीजिए उसी तरह से खींचकर। नीतिगत प्रयास, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, योजनागत प्रयास। हम ये तीनों प्रयास देंगे बच्चा, और फिर तीनों प्रयास का अलग अलग समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे। एग्री हो? तीनों प्रयास का मूल्यांकन और सुझाव करेंगे, नीतिगत प्रयास और इसका मूल्यांकन और सुझाव। दिमाग में अलग खाका होना चाहिए, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, इनका मूल्यांकन और सुझाव, और योजनागत प्रयास और इनका मूल्यांकन और सुझाव। और इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले नीतिगत प्रयास की बात करते हैं। एक फ्रेश पेज पे जाइए और लिखिए TOPIC, टॉपिक। ग्लास में टॉपिक है आपका जनजातीय विकास नीति, एकीकरण की नीति। जनजातीय विकास नीति, एकीकरण की नीति, इंटीग्रेशन पॉलिसी। एकीकरण की नीति बोले तो इंटीग्रेशन पॉलिसी। पीछे भी मैंने कुछ कहानी बताई थी, मैं उस कहानी को रिपीट कर रहा हूं कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने जनजातियों के बारे में जो नीति रखी, वो नीति थी कि जनजातियों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। ईसाई मिशनरियों ने जमकर किया। जनजातियों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रसार किया जाए, जनजातियों का में पश्चिमी संस्कृतिकरण का फैलाव किया जाए। याद रखना, भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ आधुनिक शिक्षा भी आया, मानवतावादी मूल्य भी आया, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय का मूल्य भी आया, और उनकी पश्चिमी जीवन शैली भी आई।
उनका वेशभूषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा, ये सब कुछ आया। हमारे लिए अंग्रेजों के साथ जो आया उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आधुनिकीकरण और दूसरा पश्चिमीकरण। उनकी जीवन शैली। और अंग्रेज जब कहते थे कि हम आपको आधुनिक बनाकर मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, तो वो अंग्रेज केवल आपकी सोच को तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी ही नहीं बनाना चाहते थे, आपको अपना वाला खान पान, अपना वाला वेशभूषा भी। क्योंकि शुरू शुरू में उच्च विकास क्रम में माना गया कि पहले हम घुमक्कड़ जीवन जीते थे, फिर हम गांव में अस्थायी रहने लगे, ग्रामीण समाज, फिर नगरीय समाज। उच्च विकास क्रम में सबसे बढ़िया है नगरीय समाज और सबसे खराब है पत्ता पहन के घूमना। पहले खाद्य संकलन और शिकारी अर्थव्यवस्था थी, फिर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो उच्च विकास क्रम में खाद्य संकलन और शिकारी अर्थव्यवस्था खराब और औद्योगिक अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया। इस तरह से उद्विकासवाद की संकल्पना में, मेरे शब्द पे ध्यान देना, वैल्यू जजमेंट इनहेरेंट था, मूल्य निर्णय अच्छा और खराब। पहला वाला अच्छा था, खराब था, और बाद वाला को इन्होंने क्या कहा, अच्छा। पहले वाला मूल्य क्या था, परंपरागत मूल्य, परंपरागत मान्यताएं, धर्म की प्रधानता, वो खराब, और तर्क और विज्ञान और आधुनिक। और अंग्रेजों ने कहा कि इस उद्विकास क्रम में बाकी दुनिया बहुत पीछे है, हम लोग सबसे आगे हैं और हम लोग सबसे अच्छे। तो आपका पैर छूकर प्रणाम करने का तरीका बहुत खराब, और दंडवत तो बहुत खराब, कपड़ा गंदा हो जाता, और हम लोगों वाला हाय हेलो। उन्होंने अपनी जीवन शैली को भी बाकी जीवन शैली से अच्छा कहा, उन्होंने अपनी संस्कृति को भी बाकी संस्कृति से अच्छा कहा। अब एक बात ध्यान रखना बच्चा, संस्कृति में नियम, तौर तरीका, कपड़ा, वेशभूषा शामिल है, एग्री हो? इसको हम सब ने विकसित किया है, और इसको हम सब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में विकसित किया, और अलग अलग जगह की आवश्यकताएं। अगर यूरोप में ठंड अधिक पड़ती है तो उनके सारे कपड़े पैक टाइप के होंगे, बटन यहाँ ऐसे पैक, ये ऐसे पैक। जहां गर्म ज्यादा पड़ता है वहां का वेशभूषा हवा लगने वाला, ढीला ढाला होगा, धोती कुर्ता। अब वो अपने वाले को कहें कि मेरा वाला अच्छा, तेरा वाला धोती कुर्ता अच्छी, कोई कपड़ा है, ये गलत है, ये तर्कसंगत नहीं। ध्यान रहेगा, ये तर्कसंगत नहीं है। इसलिए विद्वानों के जगत में ऐसे दृष्टिकोण को एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहा गया, नृजाति केंद्रित अप्रोच। वह अप्रोच जहां व्यक्ति अपने संस्कृति को अन्यों से श्रेष्ठ मानता है और अपने ही संस्कृति के चश्मे से अन्यों की संस्कृति को देखता है, अपने को अच्छा कहता है और दूसरे को खराब कहता है। शुरू शुरू में दुनिया के देशों में अंग्रेजी गए, औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, हमारे यहां अंग्रेजी आए, और आधुनिक तरीके से भारतीय समाज के बारे में, सब चीज के बारे में जो ये किताबें आप पढ़ते हो, इस विषय पर पहली बार अंग्रेजों ने ही लिखना शुरू किया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजों ने ही पहली बार हमारे समाज के बारे में, हमारी चीजों के बारे में लिखा। लेकिन उन्होंने जो लिखा ना, वो अपने चश्मे से लिखा। इसको हम कहते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच, यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण। और यूरोप के चश्मे से देखते हुए उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके को, हमारी ही तरह वो अन्य देशों में भी गए, जहां जहां उनका औपनिवेशिक शासन था वहां वहां गए, उन्होंने जनजातियों का भी अध्ययन किया, और हम सबके लिए कहा कि इनकी संस्कृति बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ी है, अभी बहुत लोग पिछड़े हैं, हम लोग। तो जाके विद्वानों में एक विरोध हुआ 1925-30 के आसपास, और कहा गया फाइनली कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व, कल्चर का हर पार्ट समाज के लोग अपने समाज के संदर्भ में विकसित करते हैं, अपनी परिस्थितियों से विकसित करते हैं, और उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में वो अच्छा होता है। इसलिए संस्कृति पर वैल्यू जजमेंट नहीं करना चाहिए। संस्कृति पर वैल्यू जजमेंट अतार्किक है। किसी संस्कृति को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, सभी संस्कृतियां अपने अपने संदर्भ में अच्छी है। इसको कहा गया सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत या सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दृष्टिकोण, कल्चरल रिलेटिविज्म थ्योरी। और आज यही मान्य है। अगर एक हिंदू मुस्लिम के धार्मिक मान्यता और रीति रिवाज के बारे में कहे कि छी, तुम लोग तो बिना नहाए ही पूजा कर लेते हो, तुम लोगों का तो ये सब मान्यता धर्म बड़ा बेकार है, हम लोग देखो नहा के पूजा करते हैं, ये वैल्यू जजमेंट है, ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, ये निर्जाति केंद्रवादी दृष्टिकोण है, ये निर्जाति केंद्रवादी दृष्टिकोण, ये तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं है। अरे भाई, उनका वाला अपनी परिस्थितियों में विकसित हुआ, इस्लाम का विकास वहां हुआ जहां पानी नहीं था, उनका नियम बना कि नमाज अदा करने के लिए केवल हाथ पैर धो लो, यही काफी है। आज भी मस्जिदों में नल के लगे होते हैं, लोग जाकर हाथ पांव धोते हैं और नमाज अदा करते हैं। हमारा हिंदू धर्म का विकास वहां हुआ जहां पानी ही पानी था, हमारे यहाँ नियम बना कि नहा के हर काम करना है, पूजा करना है। तो हमारे नियम हमारी परिस्थितियों के अनुसार, उनके नियम उनकी परिस्थितियों के अनुसार, और इन नियमों और मान्यताओं के संदर्भ में वैल्यू जजमेंट आप नहीं कर सकते हो। और आज के डेट में हमेशा ध्यान में रखो कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद ही तर्कसंगत है। ये अप्रोच आपके पास रहेगा तो इंटरव्यू या मेंस के हर जगह आंसर में आपके सामने प्रश्न खड़ा होगा, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया के लिए ठीक है या गलत है, तो आपका उत्तर होगा कि कोई भी जीवन शैली सही या गलत नहीं होती, वो तब तक सही होती है जब तक समाज में कोई विखंडन उत्पन्न न हो। तो अगर भारत में लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में जनमत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नियम या व्यवस्था जो तार्किक रूप से सही भी हो, परंतु अगर समाज को डिस्ट्रॉय करती, तो उसको कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है, और उसको संविधान भी सही नहीं मानता है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो सही है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार आपको समाज की कीमत पर नहीं दिया जाएगा, समाज की भलाई के लिए आपको मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा।
आर्टिकल 19 आपको पूरे भारत में फ्रीली घुमाने का अधिकार देता है, घूमने का अधिकार देता है, और 144 लगाकर हम उस अधिकार को छीन लेते हैं। या फिर हमारे संविधान में सबको आर्थिक संदर्भ में बराबरी का अधिकार दिया गया, लेकिन पहले भी मैंने बताया था कि महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56 में थोड़ा अधिकार दिया गया और 2005 में पूरा बराबर कर दिया गया। क्यों पहले थोड़ा दिया गया? क्योंकि उस समय हमारा जनमानस इसके लिए तैयार नहीं था। ये अच्छा वाला करने से हमारे समाज में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो जैसे जैसे समाज तैयार होता जाएगा वैसे वैसे हम अधिकार आपको देते जाएंगे। ये कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब अपने संदर्भ में सही होती है, और किसी भी संस्कृति को उसी के चश्मे से देखा जाना, लेकिन शुरू में अंग्रेजों ने जनजातीय संस्कृति को अपने चश्मे से देखा और उनको लगा कि ये बहुत पिछड़े हैं, इनका विकास भी कर देना चाहिए, और इनका विकास यही होगा कि ये भी अंग्रेज टाइप हाय हेलो करने लगे, अंग्रेज टाइप कपड़ा पहनने लगे। कुल मिलाकर अपनी जीवन शैली को त्याग कर, छोड़कर उनकी वाली जीवन शैली संस्कृति में अपने को मर्ज कर दे। याद करो, एकीकरण और सातवीकरण में अंतर मैंने बताया था, यही है मोमबत्ती का उदाहरण देकर। यानी अंग्रेजों ने जनजातीय विकास की जिस नीति पर बल दिया, उस नीति का सार तत्व था कि जनजातियां अपनी संस्कृति को त्याग कर, छोड़कर पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो जाए, पश्चिमी संस्कृति में शामिल हो जाए। और शुरुआती दिनों में अंग्रेजों ने यही किया। उनके इलाके में जो उनके लिए उन्होंने योजना बनाई, उनके लिए जो प्रयास किया, उनके इलाके में आधुनिक स्कूल खोले गए, आधुनिक शिक्षा दी गई, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को यूज किया गया, आधुनिक जीवन शैली जो जनजातियों की, अंग्रेजों की जीवन शैली थी, उस तरीके की जीवन शैली को प्रचारित किया गया। अंग्रेजी सरकार की जनजातीय विकास की इस नीति को हम कहते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी, सातवीकरण की नीति। याद रहेगा, इस सातवीकरण की नीति में थोड़ा बहुत जनजातियों का विकास हुआ, बस साहूकार लूट ले गए, पहला पॉइंट। दूसरा, इस प्रक्रिया में जनजातियां अपनी संस्कृति होती चली गई, तो उनका संस्कृति का क्षरण हुआ। और जब आप हिस्ट्री में जनजातीय विद्रोह पढ़ोगे और उसको खोजोगे तो एक बहुत बड़ा कारण था जनजातीय विद्रोह का। उनका आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था महाजनों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उनका सांस्कृतिक क्षरण भी हो रहा था। और उन्होंने जब विद्रोह किया, अंग्रेजी सरकार ने उनके विकास की नीति बदल दी। और फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने कहा था कि 1939 जनजातियों की इस ढेर सारी समस्याओं के उभार पर, जो पिछले 50, 60, 70 सालों में उभर कर आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग लोगों ने इसके कारणों को खोजना शुरू किया। और एक वेरियर एल्विन नाम के स्कॉलर ने उन पर एक किताब लिखी, द लॉस ऑफ नर्व्स, और जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि भारतीय जनजातियां बहुत मस्त और खुशहाल थी, ये जंगलों में स्वतंत्र आत्मनिर्भर रहती थी, इनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी, और अपनी सभी आवश्यकताओं को ये जंगलों से ही पूरा कर लेती थी, और खुश थी, मस्त थी। जैसे ही ये बाह्य समाज के संपर्क में आई, अंग्रेजों के संपर्क में आई, इनकी आवश्यकताएं बढ़ी, इनकी समस्याएं बढ़ी, और ये दुखी होती चली गई। इसलिए जनजातियों को इनकी समस्याओं से बचाना है तो एक ही उपाय करना चाहिए, इनको फिर से मुख्य समाज से अलग कर देना चाहिए। बेरियर एल्विन ने इस संदर्भ में नेशनल पार्क की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि जिस तरीके से जानवरों के लिए नेशनल पार्क होता है, उस पार्क में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, उसी तरह से भारत के ट्राइबल एरिया को चिन्हित करके और उस क्षेत्र में किसी के भी प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाए, यहां तक कि ईसाई मिशनरी, सरकार की योजना कुछ भी ना जाने दिया जाए, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, वो खुश रहेंगी। वो सारी समस्याएं उनकी इसलिए हुई क्योंकि वो मुख्य समाज के संपर्क में। बेरियर एल्विन के इस सुझाव पर अंग्रेजी सरकार ने अमल करना शुरू किया। कई जगहों पर नेशनल पार्क जनजातियों के लिए बना दिए गए, और अंग्रेजी शासनकाल की जनजातीय विकास की इस नीति को कहा जाता है आइसोलेशन पॉलिसी, पृथक्करण की नीति, उनको मुख्य समाज से अलग अलग करने की नीति, पृथक करने की नीति। हालांकि अंग्रेजों ने तो यही कहा, कारण यही बताया, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं था। अंग्रेजों का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था। अंग्रेज डर गए थे बापू से। जिस तेजी से महात्मा गांधी भारत के सभी कमजोर तबकों को एकजुट कर रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर रहे थे, अंग्रेजों को लगा कि अगर ये जनजातीय क्षेत्रों में घुस गए और जनजातियों को हमारे खिलाफ एकजुट कर लिया तो हम लोगों के लिए इंडिया में एक दिन भी रहना मुश्किल होगा। क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को देखा, अंग्रेजों ने यहाँ के रजवाड़ों की लड़ाई को देखा, तो अंग्रेजों की नजर में यहाँ के लोग बड़े मूर्ख टाइप के होते हैं, ये युद्ध नैतिकता का पालन करते हैं, और अंग्रेजों के लिए कुछ भी नैतिक नहीं है, एवरीथिंग इज फेयर। समझ में आ रहा? ये नैतिक सिद्धांत इंडिया में अंग्रेज लिए ले आए, और हमारे यहां तो हर राजा युद्ध नैतिकता का पालन करता था, युद्ध लड़ता था, और लड़ते लड़ते तलवार उठा के जैसे इसको काटने को हुआ तब तक युद्ध बंद का बिगुल बच गया, नहीं काटेंगे, नहीं काटा, दूसरा तो खूब दे, है या नहीं? इतिहास पढ़ो तो आज भी हमारा इतिहास सम्राट अशोक को कलिंगा युद्ध में काले अक्षरों में लिखता है, और युद्ध में अनैतिक कृत्यों को दर्शाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध में अनैतिक तरीके से युद्ध लड़ा, युद्ध नैतिकता का उल्लंघन किया। हमारे यहां तो युद्ध लड़ करके और शाम को लोग हालचाल पूछने जाते थे युद्ध के खेमे में, उनका खेमा अलग लगा था, इनका खेमा अलग लगा था, युद्ध का बिगुल बजता था और दोनों सेनाएं आपस में टकराना शुरू हो जाती थी, लड़ाई लड़ना शुरू होती थी, युद्ध बंद का बिगुल बजता था और जो जहां है वहीं रुक जाता था। फिर सब घायलों को उठाकर ले जाया जाता था, उपचार किया जाता था, और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने खेमे में चली जाती थी, और फिर रात को कुछ जाके उनसे हालचाल पूछते थे, उनसे ज्यादा तो चोट नहीं लग गया। भारत में जब इस्लाम का आक्रमण होता है
तो युद्ध नैतिकता में बदलाव आता है। और पढ़े होगे कि कई लोग उनके खेमे में गए तो वहीं पर गिर के मार लिया। उन्होंने इतिहास में कई ऐसी कहानियां मिलती। ये थी युद्ध नैतिकता। दूसरा, हमारे यहाँ जो युद्ध लड़ते थे, अंग्रेजों ने जिस युद्ध को झेला उसमें सबके पास तलवारें हुआ करती थी। आओ मैदान में, चलो पानीपत के मैदान में लड़ते हैं, किसी को नुकसान न पहुंचे। बट इज दिस यार, जबकि था युद्ध की काट डालो, ये मत देखो कि किसका नुकसान हो रहा है किसका नुकसान नहीं हो रहा। पहले तो सब ग्राउंड में लड़ते थे, खेत को भी नुकसान न पहुंचे। और दूसरा, तलवार से लड़ते थे। आप अगर पढ़ोगे तो अंग्रेजों के पास एक बहुत मजबूत चीज आई, वो थी आग उगलने वाली हथियार। और अंग्रेजों को इस आग उगलने वाले हथियार में युद्ध विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो बाकी से अंग्रेजों को चिंता नहीं थी। लेकिन अंग्रेज जब जनजातीय विद्रोह को रोकने बढ़े, जहां जहां जनजातीय विद्रोह को पढ़ोगे तो अंग्रेज ऐसे ऐसे आग उगलने वाली मशीन को लेके जा रहे हैं, और तब तक वो जनजाति उधर पेड़ के कोने से मारा तीर कचाक। तो अंग्रेजों इसको गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहा जाता है। और ये ट्राइबल कम्युनिटी इस गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से लड़ती थी, छुप के वार करती थी। इनके तीर भी दूर से ही मारने वाले होते थे। तीर में जहर, इनको पता होता था कि कौन पेड़ का कौन कैसे क्या मिला देने से जहर बन जाएगा, उसमें जहर मिला के मारती थी। अंग्रेज सबसे ज्यादा भयभीत थे और अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी अगर इनको यूनाइट कर लिए तो हमारे को इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गांधी को इनके बीच में जाने ही मत दो। तो जनजातीय विकास नेशनल पार्क बनाकर उस इलाके को बैन करके कि भाई ये जनजातीय हितों के लिए हम कर रहे हैं, और बापू को वहां जाने से रोक दिया गया। ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये एक लोगों का आकलन है। कुल मिलाकर के औपनिवेशिककालीन जो नीतियां रही वो जनजातियों के फेवर में नहीं रही, और आजादी के अंतिम वर्षों तक आते आते जनजातियां कई तरह की समस्याओं से ग्रसित रही। कोई इनका सोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, और हम आजाद हुए तो हमने कहा था कि आपकी सब समस्या का समाधान सबका किया जाएगा। इसलिए हमने जनजातीय विकास का भी निर्णय लिया, सभी समुदाय के विकास का निर्णय लिया, और इस निर्णय में हमने एकीकरण की नीति को। तो स्वतंत्र भारत की जनजातीय विकास नीति को हम कहते हैं इंटीग्रेशन पॉलिसी। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जनजातियों की पृथक पहचान को बनाए रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा में, नॉट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को भी लोगों ने डिनाई किया, आइसोलेशन को भी डिनाई किया। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये जनजातियां जानवर नहीं है, इनको नेशनल पार्क बना के कैद किया जाता है। विकास में सहभागी बनने का अधिकार इनको भी है, विकास का लाभ लेने का अधिकार इनको भी है। तो आइसोलेशन पॉलिसी नॉट गुड, एसिमिलेशन पॉलिसी भी गुड नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के मूल्यों के विपरीत है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी संस्कृति अपनी पहचान को बनाए रखे, और भारत में विविधता के आदर्श के भी ये खिलाफ है। तो सबसे अनुकूल क्या है भाई? एकीकरण की। और इस एकीकरण की नीति को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, और इसी को केंद्र में रख करके जनजातीय विकास का प्रयास किया गया। लेकिन इस एकीकरण की नीति का स्पष्टीकरण मिलता है 1958 की नेहरू जी के पंचशील सिद्धांत। नेहरू जी ने अपने पंचशील सिद्धांत में एक जनजातीय विकास के लिए प्रारूप बताते हैं, 5 सिद्धांत बताते हैं। पहला, जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति, आदिम लोग हैं, उनके हिसाब से किया जाए। दूसरा, जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। तीसरा, जनजातीय विकास में जनजाति लोगों को ही यूज किया जाए। गैर जनजाति लोग अगर जनजातीय विकास का काम करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि जनजातीय विकास वास्तव में होगा कैसे। यही कारण था बच्चा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया का जो प्रोविजन आर्टिकल 244 में लाया गया, इसके पीछे यही सिद्धांत। बाहरी लोग जनजातियों का विकास किसमें है इसकी समझ वो नहीं रखते, वो कुछ गड़बड़ कर देंगे। इसे जनजातियों के विकास में मैक्सिमम जनजातियों को ही यूज किया जाए, जनजातियों का विकास जनजातियों के द्वारा, और बाहरी लोगों को कम से कम यूज किया जाए। चौथा था कि जनजातियों के विकास का मूल्यांकन मात्रात्मक आधार पर न किया जाए, गुणात्मक संदर्भ में किया जाए, मात्रा दिखाने के लिए नहीं। और पांचवा था कि वन भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाए। यही 58 में नेहरू जी ने कहा वन भूमि पर जनजातियों का अधिकार, और हमारी पापी सरकार ने 30 साल बाद 1988 में पहली वन नीति बनाई, दूसरी वन नीति, और उस वन नीति में स्वीकार किया कि वन भूमि पर जनजातियों का अधिकार मिलना चाहिए। और 18 साल बाद 2006 में कानून बनाकर, वन अधिकार अधिनियम बनाकर जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दिया गया। कितना जल्दी दिया गया बताने की जरूरत। तो यही 5 सिद्धांत एकीकरण की नीति का स्पष्टीकरण है। यही है जनजातीय विकास का एकीकरण का नीति। और एकीकरण की नीति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट पॉलिसी, ये विविधता में एकता के आदर्शों के अनुरूप है, ये स्वतंत्रता के मूल्यों के अनुरूप है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखे। ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा से मैच करती है, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये जनजातियां हजारों वर्ष से अपनी पृथक पहचान को बनाए रखे हुए हैं, तो हम जबरदस्ती उनकी पृथक पहचान को खत्म करने का प्रयास करना उचित भी नहीं है और व्यवहार में सफल भी नहीं होगा। इसलिए ये नीति ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सफल है, मान्य है। ये है बच्चा एक टॉपिक, मुझे लगता है 15 मिनट मैंने आपको भाषण दिया। हम लोग अब इसको लिख लें, ठीक है। हमारे विषय में, हेलो, हमारे विषय में थोड़ा सा समझ रखो, स्मार्ट बनो, तो कंटेंट तुम्हारे अगल बगल है। हमारे विषय में कंटेंट तुम्हारे अगल बगल है, बस स्मार्ट होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समझ के लेवल पर ही प्रॉब्लम होगा। आता है बट क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो। दूसरे वाले में आता ही नहीं है। टिंगो पुंगिया का इस अर्थ बताओ। अब साइंस हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें ऐसी चीज है, इसको या तो तुम जानते हो और नहीं तो नहीं जानते, तो या तो 0 और नहीं तो अंक। यहां तो नहीं भी जानते हो तो भी कुछ ना कुछ लिख दोगे यदि समझोगे तो। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है
तो बड़े 30 मार्क होगे तो 5 नंबर पाओगे, क्योंकि जीएस में 50% पा लेना बहादुरी है या नहीं? 45% पे सिलेक्शन हो रहा, 45% मतलब रैंक लाते हैं बच्चे। तो जीएस में 45% ओवरऑल मैंने बताया, ऑप्शन में तो 60% 65% पाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऑप्शन का 65% और जीएस का इधर करो 40%, तो जाकर के मेकअप होकर ओवरऑल 45% होता है जो फाइनल सिलेक्शन में आता है। तो सोचो कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 30 मार्क 5 नंबर ले आएगा, 4 नंबर लाएगा 40%, और तुम्हारा अच्छा नहीं है तो 3 नंबर तो ला ही दोगे। ये विषय ऐसा है कि कुछ ना कुछ लिखी जाओगे तो एक ही नंबर कम मिला ना, तो हर क्वेश्चन में अगर 1-2 नंबर कम भी लाए और 2-3 में अच्छा कर दिए, मेकअप कर जाएगा। दूसरे विषय में या तो नहीं, तो अगर 5-7 क्वेश्चन भी नहीं में आ गया तो 0 में गया, और यहां 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नहीं में आया तो भी 2-3 नंबर मिला तो मेकअप कर देता। इंडियन सोसाइटी में मैंने आपको 42-43 क्लास लिया हूं, लगभग यही लिया हूं, 39 क्लास लिया हूं, और 39 क्लास में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपके सराउंडिंग में है, बस केवल उसका फ्रेम आपको पता होना चाहिए, सब आपके अगल बगल है, बस आपको देखते रहना है, कंटेंट तो आपके चारों तरफ। चलिए, भूमिका। पहला डॉट पॉइंट, ब्रिटिश शासन के पूर्व, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी लिख सकते हो। ब्रिटिश शासन के पूर्व, मैंने पूरा एक दे दिया ताकि पढ़ो तो फिर दिक्कत ना हो। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का जनजातीय समाज पृथक, आत्मनिर्भर एवं खुशहाल था। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश शासन काल में डैश जनजातियों का मुख्य समाज के साथ संपर्क संभव हुआ और उनमें ढेर सारी समस्याओं का उद्भव हुआ। तीसरा पॉइंट, जनजातियों से संबंधित ब्रिटिशकालीन नीति डैश सातवीकरण ब्रैकेट में एसिमिलेशन, ब्रैकेट बंद की नीति एवं पृथक्करण ब्रैकेट में आइसोलेशन की नीति अव्यवहारिक एवं तार्किक थी। अगला पॉइंट, फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी जनजातीय समुदाय अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा। फिफ्थ पॉइंट, फलतः स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकरण की नीति को प्रस्तावित किया गया। कैपिटल बी, जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति का अर्थ एवं लक्षण। नीचे की तरफ एरो दो, लिखो जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति में डैश जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में
शामिल किए जाने पर बल दिया गया। रोमन में सेकंड पॉइंट, जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। पहला चेंज, इस हेतु उन्नीस सौ अंठावन में नेहरू जी द्वारा पंचशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न पर बल दिया गया। निम्न पर बल दिया गया या निम्न बातों पर बल दिया गया। डैश, एक नंबर, जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो। और उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाए। चलेगा। दो नंबर, जनजातीय विकास उनके समाज एवं संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए किया जाए। तीन नंबर, जनजातीय क्षेत्रों के विकास एवं प्रशासन हेतु बाहरी लोगों के उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए। उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए। चार नंबर, जनजातीय विकास का मूल्यांकन गुणात्मक अर्थों में किया जाए। पांच नंबर, भूमि एवं वनों पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता दी जाए। एरो, समीक्षा एवं निष्कर्ष, कैपिटल सी। समीक्षा एवं निष्कर्ष, कैपिटल सी, समीक्षा एवं निष्कर्ष लिख लिया आपने। पहला पॉइंट, स्वतंत्र भारत की यह एकीकरण की नीति लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है। दो नंबर पॉइंट, एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है। अगला पॉइंट, एकीकरण की यह नीति भारतीय समाज ऑब्लिक भारतीय संविधान, भारतीय समाज लिखो, भारतीय संविधान लिखो, में निहित विविधता में एकता के आदर्श के अनुरूप है। नीचे एरो दे दो। फलतः एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक उपयुक्त कौमा प्रचलित कौमा मान्य एवं सफल है।
मान्य एवं सफल है, सक्सेसफुल है। चलेगा? नीति से अगर सवाल पूछे तो समझ में आ गया है। जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए